नमस्कार। आज हम हार्पर ली के मशहूर उपन्यास टू किल अ मॉकिंगबर्ड पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये कहानी हमें ले जाती है 1930 के दशक के अलबामा के एक काल्पनिक शहर मैकॉम में। महामंदी का दौर था। बिल्कुल। और हम इसे देखते हैं एक छोटी बच्ची स्काउट फिंच की आंखों से। कहानी नस्ली अन्याय, नैतिक विकास और बचपन की मासूमियत खोने जैसे अहम मुद्दों को छूती है। सही कहा। और ये सिर्फ उस समय और जगह की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे एक बच्चे की दुनिया बाहरी घटनाओं और परिवार के मूल्यों से शक्ल लेती है, खासकर उसके पिता एटिकस फिंच के सिद्धांतों से। हाँ, एटिकस का किरदार तो बहुत अहम है। तो कहानी शुरू होती है स्काउट, उसके भाई जेम और उनके दोस्त डिल की गर्मियों की शरारतों से। और उनका सबसे बड़ा आकर्षण होता है बो रैडली, है ना? उनका वो रहस्यमयी पड़ोसी जो कभी घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, बच्चे उसे देखने के लिए क्या क्या नहीं करते, तरह तरह की योजनाएं। ये हिस्सा बचपन की उस मासूम जिज्ञासा को दिखाता है। बिल्कुल। और ये हमें मैकॉम के सामाजिक ढांचे से भी मिलवाता है। बच्चे उस वक्त शहर के जो पूर्वाग्रह थे उनसे काफी हद तक अनजान थे। बू रैडली का डर और आकर्षण वो असल में दुनिया को समझने की उनकी पहली कोशिश थी, जो सुनी सुनाई बातों पर आधारित थी। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब एटिकस फिंच, जो वकील हैं, टॉम रॉबिन्सन का केस लेने का फैसला करते हैं। हाँ, टॉम एक अश्वेत व्यक्ति है जिस पर एक श्वेत महिला से जुड़े अपराध का झूठा आरोप लगा है। और एटिकस का ये फैसला उन्हें शहर में कई लोगों के खिलाफ खड़ा कर देता है। यहीं पर कहानी का नैतिक केंद्र सामने आता है। एटिकस का मानना है कि सही के लिए खड़ा होना जरूरी है, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। ये बच्चों के लिए साहस और नैतिकता का एक बहुत बड़ा सबक बन जाता है, भले ही वो उस वक्त पूरी तरह समझ नहीं पाते कि ये मामला इतना मुश्किल क्यों है। फिर आता है मुकदमा। एटिकस बहुत मजबूती से दलीलें पेश करते हैं। वो टॉम की बेगुनाही के पक्के सबूत सामने रखते हैं। वो दिखाते हैं कि आरोप लगाने वाली जो महिला है, माइला एविल, वो खुद अपने हिंसक पिता बॉब एविल का शिकार है। सब कुछ साफ होता है, सबूत एकदम साफ होते हैं। लेकिन समाज में जो नस्लवाद की जड़ें थीं वो बहुत गहरी थीं। सारे सबूतों के बावजूद जूरी टॉम को दोषी मान लेती है। ये बहुत दिल तोड़ने वाला हिस्सा है। हाँ, ये सिर्फ एक कानूनी हार नहीं थी, ये न्याय की हार थी। जेम का मोह भंग देखना बहुत दुखद है। उसकी मासूमियत जैसे टूट जाती है। और उसके बाद टॉम की मौत वो अन्याय को और भी गहरा कर देती है। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और मोड़ आता है क्लाइमैक्स में। हाँ, बॉब एविल वो बदला लेना चाहता है एटिकस से अपनी बेइज्जती का, और वो हैलोवीन की रात बच्चों पर, स्काउट और जेम पर हमला कर देता है। अंधेरे में बच्चे मुश्किल में हैं और तभी कोई उन्हें बचाता है। कौन? वही बू रैडली। अरे हाँ, बू रैडली, जिससे बच्चे इतना डरते थे। वही उनकी जान बचाता है। और फिर जब शेरिफ हेक टेट आते हैं, वो स्थिति को समझते हैं। वो एक कहानी गढ़ते हैं ताकि बू को बचाया जा सके। कहते हैं कि बॉब एविल अपनी ही चाकू पर गिर गया। ये बहुत शक्तिशाली क्षण है, सहानुभूति का और सही गलत की समझ का। बिल्कुल। और अंत में स्काउट जब बू रैडली के पोर्च पर खड़ी होती है और दुनिया को उसकी नजरों से देखती है, हाँ, वो समझ जाती है जो एटिकस ने कहा था कि किसी को समझने के लिए आपको उसकी जगह खड़े होकर देखना होता है। सही कहा। तो ये उपन्यास सिर्फ नस्ली अन्याय के बारे में नहीं है। ये हमें सिखाता है कि सहानुभूति कैसे काम करती है, नैतिक साहस क्या है और कैसे कैसे समाज के पूर्वाग्रहों के बीच भी इंसानियत पनप सकती है। तो आखिर में ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये हमें याद दिलाती है कि पूर्वाग्रह और अन्याय खत्म नहीं हुए हैं, वो आज भी हैं, शायद रूप बदलकर। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास अन्याय देखकर कितनी आसानी से चुप रह जाते हैं, है ना? कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम में एटिकस जैसा साहस है? क्या हम मुश्किल हालात में भी सही के लिए खड़े हो सकते हैं? और क्या हम दूसरों के लिए, खासकर उनके लिए जिन्हें समाज किनारे कर देता है, वैसी ही सहानुभूति दिखा सकते हैं जैसी स्काउट्स ने या बू रैडली ने दिखाई? ये एक विचार है जिसके बारे में श्रोता सोच सकते हैं।